चलो without wasting any time, let's start. Last time I think glycolysis एसिटाइल को ए उसका बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमने स्टार्ट किया था एंड आई थिंक एक या दो जगह पे मैंने क्रेब्स साइकिल भी एक्सप्लेन किया होगा बट नॉट एट एवरी सेंटर. सो हम शुरुआत क्रेब साइकिल से ही करेंगे आज रेस्पिरेशन में. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हमने पढ़ा था ताकि जो बच्चों की नींद अभी खुली नहीं होगी खुल जाएगी, जग जाओगे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं. तो पहली चीज चैप्टर याद दिला दूं, वी आर स्टडिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये चैप्टर में हमने बेसिकली एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझा था. व्हाट एग्जैक्टली इज एरोबिक, व्हाट इज एनारोबिक. देन ओवरऑल हमने स्टेप बाय स्टेप ये देखा कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं जब भी रेस्पिरेशन होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नोटिस की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, जो मेन प्रोडक्ट जिसके ब्रेकडाउन के लिए सारा का सारा इतना सारा पाथवे आगे बढ़ता है, दैट इज अबाउट ग्लूकोज. ग्लूकोज का ही प्रॉपर कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो दैट इज एरोबिक. अगर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ दैट इज एनारोबिक. सो इसी के बीच में आप लोगों को सारी चीजें देखनी है. देन 4 स्टेप्स देखे थे इन शॉर्ट. फर्स्ट वाज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस मींस फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जिससे कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा पायरुवेट. देन अभी ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड एंड पायरुवेट इज द 3 कार्बन कंपाउंड. तो इसके बाद जो सेकेंड पार्ट हुआ दैट इज रिलेटेड टू डी कार्बोक्सिलेशन और एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन या डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या हुआ कि एक कार्बन कंपाउंड जो है उसे लूज करना होगा. तो वो लूज करते ही वो 2 कार्बन कॉम्प्लेक्स बन गया. बट कभी भी 2 कार्बन कॉम्प्लेक्स जो भी कार्बन है उनको हमेशा बंच में ही रहना पसंद है. दे डिडंट लाइक इट. तो क्या हुआ, इमीडिएटली ये जो चीजें साइटोप्लाज्मा में हो रही थी अब ये कहां पे एंटर हो जाएंगी? इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये कॉम्प्लेक्स प्लस एसिटाइल को ए मींस 2 कार्बन कंपाउंड प्लस एसिटाइल को ए जो कि एक एंजाइम है एंड OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. तो ये 4 कार्बन कंपाउंड इनके साथ कंबाइन हुए एंड उसके बाद क्रेब साइकिल इनिशिएट हो गया. सो आवर थर्ड स्टेप जो प्रॉपरली प्योरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दैट इज द क्रेब साइकिल. एंड देन विल बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टर्मिनल ऑक्सीडेशन. सो एग्जैक्टली क्या क्या देखा? फर्स्ट 2 स्टेप जो है ये साइटोप्लाज्मा में हो रहे हैं एंड द नेक्स्ट 2 स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं. तो जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा नहीं, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा. कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो प्रॉपर एनर्जी फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा. सो मेन जो एनर्जी आपको मिलेगी जो लास्ट टाइम देखा था दैट इज द सेंट्रल पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्रेब साइकिल. ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथवे होता है जो कि आज हमें फिर से एक बार देखना है. कुछ सेंटर में आई थिंक अशोका मार्ग में ये चीज कंप्लीट हुई थी अबाउट क्रेब साइकिल. हमने थोड़ा बहुत देखा था, मैंने होमवर्क भी दिया था इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर. तो वहां पे दिया था बट आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्रेब साइकिल नहीं पढ़ा है. सो मैं ही इनिशिएट कर देती हूँ कि एग्जैक्टली क्रेब साइकिल में क्या क्या होता है. बट पहले ये बताओ फर्स्ट 2 स्टेप सबको समझ में आया? पूरी क्लास को ये चीज समझ में आई थी? बुक से ही आपको बताया था, बुक के सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन किए थे. ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पायरुवेट बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड होगा. हमने ये भी देखा कि नेट एटीपी कितना बन रहा है, ये भी चीजें हमने देखी थी. देन एसिटाइलेशन हो रहा है तो वो 3 पायरुवेट कंपाउंड जो है वो एक CO2 तो बाहर निकल गया प्लस OAA जो है वो ऐड हो गया. सो अगेन सिट्रेट यानी 6 कार्बन कंपाउंड से क्रेब साइकिल इनिशिएट होगा. सो फर्स्ट 2 स्टेप तो हर जगह पे हो चुका है. तो ये दोनों चीजें सबको समझ में आई? You can mention in the chat also. Yes, no, whatever. आपका कोई confusion है then you can mention. Shall I consider? दोनों सबको समझ में आ गया first 2 step? Yes, ma'am. Okay, चलो. Then I will start with the Krebs cycle. It was little complicated. तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज जो पहला कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं तो पायरुवेट का
जो पेरीफेरी है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी पेरीफेरी है, वहां पे पायरुवेट प्लस एसिटाइल को ए का कॉम्प्लेक्स बनना, पहला स्टेप तो ये था। और इनके साथ ऐड कौन हो रहा था, ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इससे क्या चीज आपको मिलेगी, इससे आपको मिली एक 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज गोइंग टू बी सिट्रेट। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। देन इसके मल्टीपल वेरिएशंस यानी बोथ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस कंबाइनली क्रेब्स साइकिल बना रहे हैं। तो आगे के इसके ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुए, तो सिट्रेट के बाद आपको इसका आइसोमर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी आइसोसिट्रेट। इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट यही है। अब ये चीज हो गया। देन हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसके बाद दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सैलोसक्सिनेट। अभी रिमाइंड यू वन मोर पार्ट, जो बच्चे बुक लेकर अभी बैठे हैं, बुक रेफर कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्टकट में पूरा क्रेब्स साइकिल खत्म कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज उसकी वजह से आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हो रहा है। और वो चीज अगर नहीं समझ में आएगी तो यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड। इट्स बेटर टू लर्न 2 एक्स्ट्रा स्टेप एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो दैट्स व्हाई मैं आपको इंटरमीडिएट कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के नाम भी दे रही हूँ। सो आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, और इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट NADH एनर्जी मॉलिक्यूल मिला। तो पहला एनर्जी मॉलिक्यूल तो सिट्रेट से सक्सिनेट बनने में ही मिल गया। अब इसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद जो इंपॉर्टेंट एक और मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज रिलेटेड टू अल्फा कीटो ग्लूटामेट। बट ये पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, एक कार्बन कंपाउंड बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड चलते आ रहा था वो अब कहां पे खत्म हो गया, वो अब 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे जो आप कंसिडर करोगे एज कार्बन दैट इज 5 कार्बन। देन अल्फा कीटो ग्लूटानेट एक्चुअली बन रहा है सक्सिनिल को ए। तो यानी वो जो सक्सिनेट था उसी का एक और रूप बनेगा। अभी सक्सिनिल को ए का खास बात की एग्जैक्टली क्या है, तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इट मींस कि एक CO2 यहां भी रिलीज हुआ। तो अगर एक CO2 और गया तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 कार्बन कंपाउंड। एंड देन इसी के मल्टीपल फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। नाउ जब इतना इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है यानी 5 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा है, तो यहाँ पे एक और चीज हो रही है दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपको फिर से NAD+ का NADH फॉर्म मिलेगा यानी हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया। अब ये चीज तो बन गई, ये चीज मिल गई आपको। इसके बाद सक्सिनिल को ए, तो ये को एंजाइम ए जो है ये रिमूव होगा और उसके बाद वो बनाएगा सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट। अगेन ये अभी भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है, बस को एंजाइम यहां से रिमूव हुआ है। तो को एंजाइम जब रिमूव होगा तो इसके बाद सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड आपको मिला। वन मोर पार्ट, यहां भी एनर्जी रिलीज हुई दैट इज मींस फॉस्फोराइलेशन, GDP से GTP आपको मिल गया। नाउ सक्सिनेट के बाद जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी फ्यूमारेट। फ्यूमारेट में वन मोर पार्ट, एक और एनर्जी हायर एनर्जी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा दैट इज FAD से FADH2। इट मींस हाइड्रोजन सक्सिनेट ग्रुप से हाइड्रोजन को रिलीज करवाया गया। एंड देन फ्यूमारेट से एक और कंपोनेंट आपको मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी मैलेट। जब मैलेट मिला देन यहाँ पे एक्चुअली एडिशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल का। एंड फाइनली मैलेट, क्योंकि ये साइकिल है तो ऑक्सैलो एसिटेट 4 कार्बन कंपाउंड था ना, तो यहाँ भी ऑक्सैलो एसिटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत पहले से है। तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड मिला आपको, एक्चुअली ये चीजें बनने में क्या हुआ, फिर से जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ था उसी का हाइड्रोजन लूज होगा। अब हाइड्रोजन लूज होगा तो आपको फिर से एक NAD+ से NADH मॉलिक्यूल मिलेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू जज, अभी 2-3 चीजें कुछ बच्चे ऑलरेडी जानते हैं बट कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है एंजाइम और उनके नेमिंग के बारे में, उनको मैं रिपीट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे हर स्टेप में क्या हुआ, अगर NAD+ है, सपोज दिस इज द स्टेप, NAD+ है और रिजल्ट में क्या मिल रहा है NADH यानी हाइड्रोजन यहाँ पे लगा। इट मींस आइसोसिट्रेट से क्या हुआ, हाइड्रोजन को रिमूव करवाया गया होगा। सो
एंजाइम का नाम, अब यहाँ पे कोई ना कोई, पूरे प्रोसेस में हर जगह एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, कोई ना कोई एंजाइम रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही। तो एंजाइम का नाम आप कैसे रखोगे आप? तो आपका रिएक्टेंट था आइसोसिट्रेट, मींस चीफ जो मॉलिक्यूल था दैट वाज आइसोसिट्रेट। तो पहला नाम जो हो जाएगा एंजाइम का, दैट इज गोइंग टू बी आइसोसिट्रेट। ये तो हो गया। दूसरा, आइसोसिट्रेट से एक्चुअली हाइड्रोजन लेकर NAD+ के ऊपर हाइड्रोजन हमने लगाया, तो यानी हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ आइसोसिट्रेट, दैट्स व्हाई नेमिंग क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। सो दैट्स व्हाई इस तरीके से पूरे आपको सारी नेमिंग करनी है। अब देखो, ऑक्सैलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटानेट बना तो क्या हुआ, CO2 इवॉल्व हुआ, बाहर निकला, तो डी कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हो। तो ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, यू कैन राइट हियर, ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज। देन यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डी कार्बोक्सिलेज, बट क्योंकि वो अल्फा कीटो ग्लूटानेट है तो कीटो ग्लूटानेट या अल्फा कीटो ग्लूटानेट डी कार्बोक्सिलेज, वो एंजाइम भी लग रहा है। और दूसरा, हाइड्रोजन भी देखो यहाँ पे रिमूव हुआ, तो डिहाइड्रोजनेज, दैट इज द नेमिंग। अब सक्सिनिल को ए से सक्सिनेट बना, तो यानी GDP पे एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, सो फॉस्फोकाइनेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, काइनेज या फॉस्फोकाइनेज। देन ये सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना है, तो यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन रिमूव हुआ है सक्सिनेट से, तो यहाँ पे नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज। सिमिलरली अभी ये डायरेक्टली फ्यूमारेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हुआ। दिस नेमिंग इज वेरी इजी, आपको बस क्योंकि फ्यूमारेट के ऊपर रिएक्शन हुआ, सो एंजाइम नेम इज फ्यूमारेज। बट अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट देख लो, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में कि NAD+ से NADH बना, सो द नेमिंग विल बी अगेन डिहाइड्रोजनेज। ओके, now everyone observe for 2-3 minutes this whole cycle and then tell me कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई या आई, एंजाइम का नेमिंग हो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। I'm giving you 2-3 minutes to observe everything. ओके, नो डाउट्स, नेमिंग समझ में आए सबको, एंजाइम के नेम। एक क्वेश्चन पूछा है समीक्षा ने, हाउ सिट्रेट फॉर्म। ओके, समीक्षा, सिट्रेट फॉर्म बिकॉज
जब ये पायरुवेट और एसिटाइल को ए हुआ, ये पूरा प्रोसेस हुआ, तब इस प्रोसेस में एक कार्बन एटम जो है वो चला गया बाहर और आपको क्या मिला, 2 कार्बन कंपाउंड। एंड क्योंकि ये साइकिल है ना, सो सी हियर ऑक्सैलो एसीटेट जो कि अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है, वो इसके साथ ज्वाइन हो गया। सो 4 + 2 6 कार्बन कंपाउंड। सो सिट्रेट ग्रुप जो है या सिट्रिक एसिड जो है, इट इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल। सो दैट्स हाउ दे फॉर्म। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लस OAA जब कंबाइन हुए तो सिट्रेट मिला। अंडरस्टूड समीक्षा? ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्लास? सो एग्जैक्टली अगर हम अब क्या करोगे, अब आपको क्या देखना है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो नाउ कैलकुलेट द एनर्जी मॉलिक्यूल। सबसे पहला एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला, एक NADH, 2 NADH एंड 3 NADH। तो टोटल एक क्रैब साइकिल में कितने NADH? 3 NADH आपको मिल गए। देन देयर इज वन मोर, 1 FADH। पूरे साइकिल में आपको 1 FADH मिला एंड एक GTP विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ ATP, तो एक GTP आपको मिल गया। सो टोटल ये आपके टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो 1 क्रेब साइकिल में मिले ना। अब ये पूरे प्रोसेस में एक चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताई, ये एक साइकिल है, यानी एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। बट ग्लाइकोलिसिस के बाद कितने पायरुवेट मिले थे? 2 पायरुवेट। सो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 एसिटाइलेशन एंड 2 क्रेब साइकिल, हेंस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बाकी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस 1 होगा, बाकी सारी चीजें डबल डबल चलती हैं। सो अब आपको समझ में आने लग गया होगा टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल, बिकॉज लास्ट टाइम हमने यही कहा था कि अभी आपके जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स और उसका जो एनकाउंटर है वो अभी बेटर आपको समझ में आएगा जब एक एक स्टेप आप समझते जाओगे। सो आपको मिला एक ग्लाइकोलाइसिस। अभी तक कितने एनर्जी मॉलिक्यूल मिल चुके हैं? एक ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो आपको मिला है 2 ATP, ओके, देन 2 NADH। ये भी ध्यान रखो, एक ग्लाइकोलाइसिस पे आपको इतना मिला। यस मैम, जो सर हमने क्लास में लिखाया था उसमें आइसोसिट्रेट के बाद कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म हो रहा था। ओके, ऑक्सैलोसक्सिनेट भी मैंने एक्सप्लेन नहीं, आपने ऑक्सैलोसक्सिनेट उसके बाद में लिखा है, तो मेरे को बस वो पूछना था कि कौन सा करेक्ट होगा। ओके, नहीं, यही करेक्ट होगा। मे बी क्लास में वो फिर आगे पीछे हो गया होगा, मे बी इन द फ्लो मैंने आगे पीछे वो चीज। फ्लो में क्या ऐसा? ओके, नहीं तो ऐसा ऑक्सैलोसक्सिनेट मुझे बस पहले ही होगा। एक्चुअली कंफर्म करना। ओके, नो, अगर मैंने गलत लिखा है क्लास में, जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है प्लीज करेक्ट इट। पहले ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड देन अल्फा कीटोग्लूटानेट। ओके, नाउ ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिला 2 ATP 2 NADH, एक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, देन बीच में हुआ एसिटाइलेशन। अभी एसिटाइलेशन के टाइम पे ना ज्यादा बातें नहीं होती हैं, बट जब ये प्रोसेस पूरा होता है अगेन 1 NADH निकलता है। सो एसिटाइलेशन कितना होगा? 2 एसिटाइलेशन हुआ ना, सो टोटल 2 NADH यहाँ पे निकला और 1 क्रेब साइकिल में इतना अमाउंट है। इसको क्या करना है, क्योंकि 2 क्रेब साइकिल है तो इंटू 2। इतना समझ में आया सबको? पहले एनर्जी मॉलिक्यूल बताओ, सबको समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? ओके, मृणाली को समझ में आ गया। बाकी बच्चे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हम फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे इस एनर्जी का, बट आर यू गेटिंग की एनर्जी कैसे और कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? मैंने बस आपको कैलकुलेट करवाया। जो लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था वो यही था कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम डायरेक्टली एसिटाइलेशन एंड क्रेब साइकिल पे जंप हुए। बट द थिंग इज कि हमने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया एग्जैक्टली कि
एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरुवेट बनेंगे, तो 2 एसिटाइलेशन होगा, 2 क्रेब्स साइकिल होगा, तो उसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार होगा। तो उसी का बस मैंने जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल जो आपको पहले से पता है उसका डबल किया है, दैट्स इट। आफ्टर लर्निंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम फिर से पूरे के पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। सो हमारा जो फोर्थ स्टेप है, जो फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी है। क्यों हो रहा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, वी विल सी। अब यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन का बेटर इस्तेमाल समझ में आएगा। अभी तक कहीं भी ऑक्सीजन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में भी रिक्वायरमेंट नहीं था, मींस फर्स्ट 3 स्टेप में तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं था। अभी फाइनल स्टेप में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सारे जितने भी प्रोटीन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबका टारगेट एक ही होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी के साथ बॉम्बार्ड करना है। तो इतना ज्यादा अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या कर पाएगा, वो मल्टीपल लेवल पे ऑक्सीडेशन एंड वाटर का प्रोडक्शन करवाएगा। सो उसकी वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का हो जाता है। अभी देखो फाइनल स्टेप, ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल चले जा रहा है और चलते चलते वो इतना सारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वही एनर्जी रिलीज जो फाइनली हो रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करवाना है। एनर्जी रिलीज हुआ, कहां पे हुआ एग्जैक्टली, इन द इनर मेम्ब्रेन। लोकेशन पहले याद रखो कि ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और यू कैन कॉल इट क्रिस्टा, वहां पे बन रहा है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, ये तो यूकैरियोट्स में हो गया। अगर प्रोकैरियोट्स में यही चीज करनी होगी तो वो एग्जैक्टली कहां पे बनेगा, इन द मीसोसोम्स। ये एक चीज हुई। नाउ अभी टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस आयन, ये सारी चीजें मूव करती हैं एंड देन दे आर गोइंग टू मेक वाटर, और एंड प्रोडक्ट हमेशा वाटर ही रहता है। दैट्स व्हाई इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये पूरे प्रोसेस में, मीन्स इन सारे के सारे प्रोसेस में 3 एनर्जी मॉलिक्यूल जो अभी तक आपको पता चला, तो पहला था NADH, देन FADH या FADH2 आप कह लो। तो इन सब का बेसिकली क्या हो रहा है, इन सब का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन जो ATP या कह लो ADP है उसका फॉस्फोराइलेशन, ये पूरे के पूरे मींस ये टेक्निक फॉलो की जा रही है इन ATS। अब ये चीजें जो ये प्रोडक्ट्स हैं, वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, अभी इनको गुजरना पड़ेगा एक्चुअली 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिस्टम से। तो 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक्चुअली पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, उनको मीडिएट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली इनका पर्पस यही होता है। तो वन बाय वन सारे कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं। मैं आपको बुक से इनका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी, बट पहले थ्योरेटिकली आप समझ लो कि क्या क्या है। सो पहला कॉम्प्लेक्स 1। अभी ये कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ, NADH से इलेक्ट्रॉन लिया गया और एक कोएंजाइम प्रेजेंट है इसमें। जैसे कोएंजाइम A देखा था वैसे ही यहाँ पे कोएंजाइम Q है, तो कोएंजाइम Q को दिया जाता है। तो पहली चीज क्या हुई, पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से, फ्रॉम NADH टू कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q अभी एक वन ऑफ द कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह लेते हैं। तो अभी NADH से मांग लिया इलेक्ट्रॉन और कोएंजाइम Q को दे दिया। अब साथ ही साथ दूसरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन है तो इसको बैलेंस करने के लिए उतना प्रोटॉन भी चाहिए। सो इसके साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग भी स्टार्ट हो जाती है। कहां पे, अब ये पूरा प्रोसेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो उनके स्पेसेस में प्रोटॉन पंपिंग स्टार्ट होगी। प्रोटॉन पंप यानी इन शॉर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट H प्लस आयन।
तो अगर H+ आयन है और प्रोटॉन पंप भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे चीफ मॉलिक्यूल NADH है, सो एग्जैक्टली कौन सा एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होगा? दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 में मेन एंजाइम जो है डिहाइड्रोजनेज, द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी NADH। इसमें का इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पंप जो है वो प्रॉपरली इनिशिएट किया गया इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गया इनिशिएशन। तो कॉम्प्लेक्स 1 स्टार्ट हो गया, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया। अब सिमिलरली नेक्स्ट आया कॉम्प्लेक्स 2। अब कॉम्प्लेक्स 2 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इनके पास एक रॉ मॉलिक्यूल है दैट इज सक्सिनेट। जो सक्सिनिक एसिड आपने क्रेब्स साइकिल में देखा, सिमिलरली वैसा ही मॉलिक्यूल इनके इनर मेम्ब्रेन में भी है। सो ये जो सक्सिनेट है इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सो यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन अगेन कौन कैरी करेगा? कोएंजाइम Q। सो कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, तो सक्सिनेट से लेकर अब फिर से वही इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दे दिया। अब इस पूरे इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा दैट इज गोइंग टू बी FADH। सो FADH का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया। एंड इस पूरे चेन में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं विच आर आयरन एंड सल्फर बेस्ड प्रोटीन। तो यानी FADH प्लस आयरन सल्फर बेस्ड प्रोटीन सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन लेकर कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यानी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में बॉटम लाइन क्या था? कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन मिल गया। डोंट बी मोर कंफ्यूज्ड, इतना काम हो गया। ये बात समझ में आई सबको एग्जैक्टली क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? यस मैम। ओके, नाउ अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है कोएंजाइम 3। अभी कोएंजाइम 3 पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शैल आई चेंज द स्लाइड? मैम 1 सेकंड। 1 minute. ओके, Done, ma'am. ओके, एवरीबॉडी डन? यस Yes, मैम। ओके, नाउ अभी दो कॉम्प्लेक्सेस हो गए, अब दो कॉम्प्लेक्स बाकी है। सो नेक्स्ट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स 3। अब इनका काम क्या है? जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन कैरी कर लिया था कोएंजाइम ने, अब वो कोएंजाइम क्या करेगा? डंप कर देगा। कहां पे डंप करेगा? इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। सो कोएंजाइम Q प्लस देयर इज वन मोर पार्ट, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम सुना सुना नाम लग रहा है, कहाँ पे पढ़ा था हमने? मैम जब फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था डाउन हिल, राइट राइट। अभी तो एग्जैक्टली साइटोक्रोम भी क्या है? एक प्रोटीन यूनिट जो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है इन फोटोसिंथेसिस। तो जो चीज आपने वहां देखी वही तो यहाँ पे भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का गिव एंड टेक हो रहा है, यानी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल ही रहा है। तो जब वो चल रहा है तो यहाँ के यूनिट को भी हम साइटोक्रोम बोल रहे हैं, बट इसके वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। वहां पे एक ही टाइप का था, यहाँ पे ABCD टाइप प्रेजेंट है, तो साइटोक्रोम C आई एम राइटिंग ओवर हियर। तो कोएंजाइम A एंड साइटोक्रोम C एग्जैक्टली मिलके क्या करेंगे? दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डंप कर देंगे। और इस पूरे प्रोसेस में मींस चीफ जो रिएक्शन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, और इनको कौन हेल्प करता है? क्योंकि इसी के भाई बहन इसकी हेल्प करेंगे। सो साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। सी, डोंट पैनिक अगर बहुत सारे नाम आपको आज देखने को मिलेंगे, बिकॉज बार बार प्रैक्टिस करोगे आप यूज टू हो जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना ओपन माइंड के साथ कि क्या क्या हो रहा है। तो थर्ड में क्या हुआ? सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया और इसकी हेल्प करवाई साइटोक्रोम C।
साइटोक्रोम बी एंड C1 इन्होंने हेल्प करवाया, बस इतना ही हुआ। देन लास्ट बारी है किसकी, कॉम्प्लेक्स 4 की। अब कॉम्प्लेक्स 4 में जो भी चीजें डोनेट की गई थी, यानी काइंड ऑफ कह लो साइटोक्रोम ने वो चीज रिसीव की थी, तो अब वही साइटोक्रोम वही इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम से लेके कहां पे देंगे, टू ऑक्सीजन। हमारा टारगेट यही था ना, तो वही सारे इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी से लिया और कहा ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, अब क्योंकि साइटोक्रोम से ऑक्सीजन ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एंड डोनेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा दैट विल बी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, देन इस पूरे प्रोसेस में दो और टाइप के साइटोक्रोम पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज साइटोक्रोम ए एंड A3। अब ये जो पार्टिसिपेट करेंगे इनका मेन काम क्या है, आयरन एंड सल्फर बेस्ड प्रोटीन को चैनल करवाना, उनको एक जगह से दूसरे जगह जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे भिजवाने का काम इनका है। प्लस इनके पास एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, कॉपर के सेंटर्स होते हैं, तो 2 कॉपर सेंटर्स भी प्रेजेंट है। सेंटर्स क्या है, ये रेस्टिंग पोजीशन है, जब साइटोक्रोम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर इधर से उधर मूव कर रहा है, बहुत ही लोड हो गया साइटोक्रोम के पास, तो जब वो कॉम्प्लेक्स 4 तक जाएगा तो 2 कॉपर सेंटर्स बीच में आते हैं जहां पे उसे रेस्ट करना होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन अननेसेसरली कहीं और रिएक्ट ना हो जाए। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया इस पूरे प्रोसेस में, कि साइटोक्रोम सी इज अ कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। Then cytochrome A and A3 with the help of this protein, they are able to transfer electron to oxygen. तो ये जो चीजें हो रही है, क्योंकि ये लास्ट फाइनल टर्मिनल है और मींस फाइनल कॉम्प्लेक्स है एंड लास्ट में ये चीज हो रही है, दैट्स व्हाई इसको आप बोलोगे टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम ओवरऑल इनको मॉनिटर कर रहा है दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेज। और ये सारी चीजों का बेसिक मीनिंग क्या है, इतनी मेहनत क्यों हो रही है, टू प्रोड्यूस वन वाटर मॉलिक्यूल। ATP। पहले वाटर मॉलिक्यूल, देन वी विल डिस्कस अबाउट ATP। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, इट मींस क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ H+ एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स काम कर रहे हैं इन इनर मेम्ब्रेन, इतना तो आप समझ गए, जिसमें कि NADH FADH की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब ये जो पूरा का पूरा बॉटम लाइन अब क्या है, ये इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, उसको कपलिंग करवाया किससे, प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन पंप के साथ। और इसके बाद क्या मिला, इंटर्न आपको क्या मिलेगा, आपको मिला ATP, कपल टू ATP सिंथेसिस, ये चीजें आपको मिली। अब ATP सिंथेसिस कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा Yes, था, ma'am। एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी पढ़ो। अगर ATP सिंथेसिस करवाना है तो कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करना होगा, ATP ATP सिंथेस, synthase। राइट, ATP सिंथेस। और वहां पे भी कॉमन फैक्टर थे F0 एंड F1, तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर के साथ ये जो एंजाइम है ना, ये 2 फैक्टर से बना है, मैम इवन F0 सेल एंड में F1। पढ़ा था कि F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। राइट राइट, तो अभी बस यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, वहां पे हमने बस देखा उसे। अब ये जो F0 एंड F1 होते हैं ना, दे आर व्हाट, दे आर द यूनिट जो कि ये एंजाइम को कंप्लीटली बनाते हैं। 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, जिसमें कि F1 जो है, सॉरी F0 जो है, ये इनर प्रोटीन है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, टू क्रिएट चैनल। चैनल यानी पाथवे बनाएगा कि यहां से आपको मूव करना है और यहां से मूव नहीं करना है। और जो F1 है ना, ये बड़ा सा हेड पीस होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर काइंड ऑफ कैसा होगा, इस तरीके से। तो दिस पोर्शन, ये जो हेड पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी योर F1, और ये जो पीछे का जो चैनल टाइप पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी F0। ये अंदर की साइड रहेगा, ये बाहर की साइड रहेगा। अब ये जो F0 है दैट इज व्हाट, दैट इज द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। तो क्योंकि सब कुछ इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है,
सारी चीजें, ये पूरा ड्रामा इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन, इस सबको चैनलाइज कहाँ से करवाना होगा, इस डायरेक्शन से। और ये करते करते एक्टिवेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन चलेगा, और फॉस्फोराइलेशन हुआ तो एटीपी प्रोडक्शन होगा। सो एटीपी सिंथेसिस यहाँ से प्रॉपर चलता है। तो अगर 2 H+ आयन यानी 2 प्रोटॉन अगर काम करते हैं तो आपको मिलता है 1 ATP। दैट इज द कनेक्शन। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको बस 2 बातें याद रखनी है कि 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कपलिंग या फिर कह लो ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं कहीं से, एंड ऑक्सीजन तक फाइनली लेकर जा रहे हैं। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो रहा है, जो एटीपी सिंथेज जो है, दैट इज F0 एंड F1 ऑफ एटीपी सिंथेज, इनका काम क्या है, बेसिक एटीपी को जनरेट करवाना यानी फॉस्फोराइलेशन करवाना। तो अगर 2 प्रोटॉन साथ में काम कर रहे हैं तो 1 एटीपी मिल रहा है, तो 2 H+ आयन के बदले 1 एटीपी मिलेगा। दैट इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट एक अभी ट्विस्ट है, जो ओवरऑल क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, वही एनर्जी फाइनल एनर्जी होती है, उतनी ही फाइनल एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी बचे कुचे इलेक्ट्रॉन एंड H+ आयंस होते हैं, जो भी ये पूरे पहले 3 स्टेप में प्रोड्यूस हुए थे, उनको एक डायरेक्शन में मॉनिटरिंग करवानी होती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एंड H+ क्या है, दे आर वॉलेटाइल, आयनिक फॉर्म है। तो ये क्या होगा, अननेसेसरीली कहीं भी जाके रिएक्ट कर जाएंगे, तो दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शंस अफेक्ट होंगे। तो इनको प्रॉपरली डिसॉल्व आउट करवाना होता है। यानी वाटर बनने का मेन मकसद क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया से अब सब कुछ हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये वाटर वाया ऑस्मोसिस बाहर चले जाए, क्योंकि ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा एंड उनके मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास होके साइटोप्लाज्मा में जाएगा। एंड सिमिलरली वही साइटोप्लाज्मा वो जज करेगा कि ओके पूरे सेल में वाटर का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आई हैव टू डिफ्यूज आउट द वाटर और नॉट। अंडरस्टैंड? तो ये क्या किया जा रहा है, पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन कह लो, पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि हमें एनर्जी भी मिल जाए और उसके बाय प्रोडक्ट की वजह से कोई भी टॉक्सिसिटी भी ना हो। बिकॉज अगर रेडिकल्स और जो आयंस आपकी बॉडी में फ्रीली मूव करते हैं, दे आर गोइंग टू इंटरफेयर विद अदर रिएक्शंस, और अगर इंटरफेरेंस हुआ तो प्रॉब्लम होगी, आपके दूसरी रिएक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ वेरी स्मार्ट मेथड जिसमें कि बाय प्रोडक्ट्स को डंप किया जाता है। एवरीवन अंडरस्टूड? ये सिस्टम समझ में आया? यस मैम। एवरीवन? पूरे प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की बात की गई है, ऑक्सीजन तक पहुंचाने की बात की गई है। Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide? Yes, ma'am. Okay, चलो अभी बैलेंस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कितना हिसाब किताब, कितना एनर्जी बना। सो दिस इज अ बैलेंस शीट। Everyone has to participate now. टोटल 3 इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन पाथवेज आपने देखे। पहला था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये बना। देन सेकंड, चलो ग्लाइकोलाइसिस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एटीपी कितना मिला आपको? 4 एटीपी बना था, बट 2 एटीपी कंज्यूम भी हो गया था, तो नेट एटीपी आपके पास 2 ही था, है ना। दूसरा आपको 2 NADH मिला था, which is equal to 1 NADH is equal to how many ATPs? 2 or 3? 3. राइट। सो अगर 3 ATP है तो टोटल कितना? 6 ATP मिल गया 6 आपको। ATPs. तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में आपको टोटल कितने ATP मिले? 8, 2 + 6, Yes, ma'am. ये हो गया नेट, मींस टोटल ATPs। नाउ सेकंड पार्ट वाज एसिटाइलेशन। तो अगर एसिटाइलेशन हो रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन, एक बार अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक NADH बनाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पाइरुवेट थे तो कितना एसिटाइलेशन होंगे? 2 एसिटाइलेशन हुए, तो यानी 2 NADH बन गए।
और 2 NADH इज इक्वल टू हाउ मेनी ATPs, अगेन 6 ATP। तो यहाँ पे टोटल कितने ATP हो गए? 6 ATP। थर्ड स्टेप इज द Krebs साइकिल। Krebs साइकिल में टोटल, अभी यहाँ पे ध्यान दो, कितने जो GTP होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। NADH2 में 3 ATP है। अगर एक FADH2 आता है तो 2 ATP होता है, और GTP जो है इट इज इक्विवेलेंट टू ATP ओनली। तो जितने GTP उतने ATP ना। अब इस पूरे क्या बोलते हैं कि प्रोसेस में एक Krebs साइकिल में एक GTP था। अब क्योंकि 2 एसिटाइलेशन है तो 2 Krebs साइकिल होगा, तो कितने GTP? 2 GTP प्रोड्यूस हुआ। 2 GTP यानी 2 ATP कह लो। और सिमिलरली यहाँ पे कितने थे? 6 NADH प्रोड्यूस हुए। 3 NADH in one cycle, तो 6 NADH प्लस 2 FADH इस पूरे प्रोसेस में। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अगर 6 NADH है तो 6 3 जा 18 ATP। 2 FADH है तो टोटल कितने होंगे? हाउ मेनी? 2 in 1 ATP, so 2 into 2 4 ATP, and how many GTP? 2 GTP, so 2 ATP. Now everyone add करो, ये कितना हुआ? $38। 38 हो गया। सो दैट इज योर नेट एनर्जी। अब देखो, अब आपके मॉड्यूल में कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? बहुत जगह पे ऐसा डिबेट किया जाता है कि 38 की बजाय 36 होगा। सुना भी होगा कहीं कहीं किसी ने। तो ये जो 36 और 38 का डिबेट है ना, ये क्या है एक्चुअली? जो 38 ATP है, 38 ATP इज द मैक्सिमम theoretically produced एनर्जी। कि जो हमने समझा सारे केमिकल रिएक्शंस, तो हम एक थ्योरी बना रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और उसकी वजह से टोटल क्या हुआ? इतना एनर्जी हमें मिल गया, पता चल गया कि इतनी एनर्जी बन रही है। बट एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी एक शटर रिएक्शन होता है, यानी बहुत, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लीक भी होते हैं। तो अगर शटर रिएक्शन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस में वो 6 की बजाय 8 की बजाय टोटल 6 हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा का पूरा काउंट जो है वो 36 हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कंफ्यूजन, फिर हम सेलेक्ट किसको करें? इफ 36 एंड 38 दिया है, बट आइडियली इट इज 38, सो यू ऑल हैव टू पिक 38 ATP ओनली। अब आपके मॉड्यूल में 38 ATP के बारे में बात नहीं हुई है, सो मॉड्यूल के जगह पे करेक्ट करना है सबको। टेबल में तो एक्सप्लेन किया है, बैलेंस शीट में एक्सप्लेन किया है, बट थेरेटिकली मेंशन नहीं किया है। सो एवरीवन करेक्ट इन योर मॉड्यूल 38 ATP। अभी फिलहाल वही फॉलो किया जा रहा है। 36 ATP अगर क्वेश्चन में शटर एनर्जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की लीक के बारे में बात हुआ है, शटर एनर्जी के बारे में बात हुआ है, या फिर नॉन थेरेटिकल ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तब जाके आप 36 ATP मेंशन करोगे। ओके। ऑल्सो आई एम फाइंडिंग आउट कि अभी NCERT क्या फॉलो कर रहा है। एज पर योर बुक, एज पर योर होल, जो भी आपकी बुक में रिएक्शंस दिए हैं, कैलकुलेशन तो 38 ATP की हो रही है। सो अभी तक 36 तो फॉलो नहीं कर रहा है। सो एवरीवन हैज टू फोकस ओनली ऑन 38 ATP। इतना समझ में आया? दिस इज योर एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आई सबको? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. ओके चलो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ ज्यादा ही डीप में हमने आज पढ़ा है। गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो गया ना? 12 o'clock तक है या 11:30 तक है? 12. हमारा 12 बजे तक का क्लास है क्या? 2 hours है? हाँ मैम. ओके वेट, लेट मी जस्ट कंफर्म। ओके 10:30 to 12. Okay, we'll do one thing, take 5 minutes of break.
5 मिनट्स ऑफ ब्रेक में ये पूरा आप समझो, ट्रेप साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड दिस बैलेंस शीट। अगर कोई डाउट है देन ब्रिंग द डाउट, वी विल डिस्कस देन। और थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड और कोप अप करने की कोशिश करो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ओनली गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, विल मीट आफ्टर 5 मिनट्स, तब मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन बताऊंगी, बट एनारोबिक इजी है, वो ऑलरेडी आप जानते हो। ओके Yes, ma'am.
ओके एवरीवन, समझ में आया? रीड किया सबने? एनी डाउट स्टिल हियर? नो? शैल आई मूव अहेड? Okay, students, you got it or not? I need some kind of response at least. Message में ही भेजो, but you have to tell me ना, otherwise how would I understand? आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके चलो, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन लास्ट टाइम आई थिंक फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अभी जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, वो तो दोनों में ही कॉमन है. सो जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना थ्रू ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और 2 ATP निकला, तो ये तो सब में ही कॉमन होगा. अब इसके बाद की स्टेप अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो अभी क्या होगा? ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट के बाद 2 इंपॉर्टेंट पाथवेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. अगर पायरुवेट से डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बनाना है तो लैक्टिक एसिड का जो भी फॉर्मेशन होगा इसकी वजह से पता है क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन. अभी यानी NADH उल्टा पायरुवेट के बाद के बाय प्रोडक्ट्स के लिए एनर्जी लगती है. सो इनके पास कुछ बचता ही नहीं है प्रॉपरली. तो NADH से NAD+. सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ओवरऑल लैक्टिक एसिड जो है उसने क्या किया, यहाँ पे एक तो CO2 बनेगा नहीं एंड NADH डिहाइड्रोजनेज ने यहाँ से एनर्जी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लेकर लैक्टिक एसिड बनवाया. सिमिलरली अगर दूसरा पाथवे वो ऑप्ट करते हैं ऐसा पाथवे जिसमें कि CO2 इवॉल्व होगा, तो यानी 3 कार्बन कंपाउंड, अगेन द रिजल्ट विल बी 2 कार्बन कंपाउंड. इसीलिए आपको मिलता है 2 चीजें. एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है विच इज एसिटल्डिहाइड, और वो एसिटल्डिहाइड पे अगर और एनर्जी इस्तेमाल होगी, एनर्जी कंज्यूम करवाओगे, तो आपको मिलेगा NAD+, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इथेनॉल. तो मीथेन, इथेन, इथेन में 2 कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई इथेनॉल आपको मिल रहा है. सो बेसिकली 2 टाइप के पाथवे, एक ऐसा पाथवे जिसमें CO2 इवॉल्व हो रहा है जिसका बाय प्रोडक्ट आपको इथेनॉल मिलेगा, एक ऐसा पाथवे जिसमें CO2 बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हो रहा बट एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसमें भी, और आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा लैक्टिक एसिड. सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज. नाउ ये जो लैक्टिक एसिड है ये किन में प्रोड्यूस होता है? इन दोज ऑर्गेनिजम्स हु एक्चुअली टेक्निकली बेस्ड ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, और बाद में वो एनारोबिक में चले जाते हैं इन द इमरजेंसीज. बट जो इथेनॉल है ये प्रोडक्शन इट इज स्पीशीज डिफाइंड. तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हम इसको किस में कंसिडर करते हैं? इन फर्मेंटेशन. अगर फर्मेंटेशन में ये पूरा प्रोडक्ट बना और ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती है दैट इज यीस्ट. डज एनीवन नो साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. सो यहाँ पे यीस्ट जो है मोस्टली क्या करता है, उसका इस्तेमाल इसीलिए बिग बेवरेज इंडस्ट्री, स्पेशली जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती हैं, वो यीस्ट की सेवरल स्पीशीज दे कल्चर द सेवरल स्पीशीज और
प्रॉपर कल्चर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट मीडियम में वो यीस्ट को कल्चर करवाती हैं और बाय प्रोडक्ट उनको अल्कोहल मिलता जाता है. सो दैट्स व्हाई यीस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री कह लो. ओके, सो दैट इज अबाउट फर्मेंटेशन. और ये पूरे के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे CO2 बाहर इवॉल्व हुआ, तो जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होगा दैट इज गोइंग टू बी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने पायरुवेट में से निकाला, सो डीकार्बोक्सिलेज. एंड देन जब एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बना, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिल रहा है एंड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एनर्जी कंज्यूम हो पाए, सो दैट इज अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आपको क्या बोलते हैं कि जो ध्यान देना है सबसे ज्यादा, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंजाइम्स के नाम, स्पेशली फर्मेंटेशन प्रोसेस. ये पूरा प्योरली फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी आप बोल सकते हो. सो वो पूरे प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड रिमूवल ऑफ CO2, प्लस विच ऑफ द स्पीशीज जो फर्मेंटेशन में हेल्प करती है. सो कॉमनली नोन स्पीशीज इज ईस्ट. जो लैक्टिक एसिड है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली होता है अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाए आफ्टर सम टाइम. तो इस पूरे प्रोसेस में जो नेट ATP आपको मिलेगा, दैट इज ओवरऑल पूरे प्रोसेस में मिलेगा, दैट इज ओनली गोइंग टू बी 2 ATP. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल क्या मिलता है, 2 ATP. अब देखो, ऐसा नहीं कि एसिटाइलेशन यहाँ नहीं होता, एक बहुत ही छोटा सा एसिटाइलेशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ भी बनता है. बट द प्रॉब्लम इज, अगर पायरुवेट में वो एसिटाइलेशन एट द एंड एसिटल्डिहाइड बना ही रहे, तो अगर वहां पे एसिटाइलेशन और ये ग्रुप हो रहा है, तो इन पूरे प्रोसेस में NADH जो आइडियली पुराने एरोबिक रेस्पिरेशन में बना था, वो यहाँ पे अगर बन भी रहा है तो वो कंज्यूम हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई एसिटाइलेशन यहाँ पे टेक्निकली हम कभी फॉलो नहीं करते. सो एसिटाइलेशन जो होगा वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा. सो एसिटाइल कोएंजाइम A का कोई रोल नहीं है. दूसरी चीज, ग्लाइकोलाइसिस में जब 2 ATP बना था, तो साथ ही साथ 2 NADH भी बना था ना, बिकॉज एवरीवन सेज कि 2 ATP बन रहा है, बट 2 NADH का क्या. तो ये जो NADH है, ये वही NADH है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है, तो दोनों पायरुवेट मॉलिक्यूल का लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा, तो दोनों NADH 1 by 1 इस्तेमाल हो जाएगा. सो नेट ATP आपके पास 2 ही रह जाता है और कुछ भी नहीं. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे 2 ATP, एरोबिक रेस्पिरेशन पे 38 ATP. सो दैट इज योर overall understanding of aerobic and anaerobic respiration. Understood? Everyone understood or not? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide? Yes. चलो, अब इसके बाद आपके बुक में एक इंपॉर्टेंट पाथवे, एक सेक्शन दिया है जिसका नाम है एम्फीबोलिक पाथवे. एम्फी का मीनिंग समझते हो? एम्फी का मीनिंग और कहाँ सुना है? एम्फीबियंस है ना, एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस सुना है. इट मीन्स दोज हु कैन सर्वाइव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल के बीच में आते हैं, दैट्स व्हाई एम्फीबियंस बोल रहे हैं. सो एम्फीबोलिक पाथवे मींस ऐसा पाथवे जहां पे बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शन होता है. नाउ विच वन ऑफ देम इज कंस्ट्रक्टिव वन? कंस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे? एनाबॉलिक. राइट. सो एनाबोलिक इज कंस्ट्रक्शन, यानी कोई चीज बनेगी, और कैटाबॉलिक मींस डिस्ट्रक्शन, यानी कोई चीज को कंप्लीटली डिटोरिएट करना पड़ेगा या फिर उसे छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना है. सो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों का कंबाइंड पाथवे को हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं. अब आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइलेशन पढ़ लिया,
क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया, मेन पाथवेज बता रही हूँ जो आपने पढ़ा है, देन फर्मेंटेशन पढ़ा, फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड का एनारोबिक फॉर्म। इनमें से ग्लाइकोलाइसिस तो कैटाबॉलिक हो गया, क्योंकि जो एक बिग मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, सो दिस डजंट कम अंडर एम्फीबॉलिक। एसिटाइलेशन में भी क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एंड उसके बाद एक चीज होती है, वो एंटर होता है कॉम्प्लेक्स के साथ इनटू क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल ही एक ऐसा पाथवे है जो कि बोथ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली लेकर चलता है, यानी प्रॉपर प्योर मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, कि कोई चीजें जुड़ भी रही हैं और कोई चीजें उससे अलग भी हो रही हैं। सो अगर कोई पूछे एम्फीबॉलिक पाथवे कौन सा है, एवरीवन हैज टू मेंशन क्रेब्स साइकिल, ओके, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ही अटैचमेंट, क्योंकि फर्स्ट अटैचमेंट किसका होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एंट्री हुई थी 2 कार्बन कंपाउंड की, बट आगे साइकिल भी कौन सा चलते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये। देन वो 6 कार्बन कंपाउंड जब सिट्रिक एसिड के फॉर्म में इनिशिएट होता है एंड उसके बाद उसको धीरे धीरे ब्रेक किया जाता है, तो 5 से 4 में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो एडिशन ऑफ कार्बन एंड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन जो सीरीज में चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है, दैट्स व्हाई इसको एम्फीबॉलिक कर रहे हैं। प्लस एक और चीज, यहाँ पे नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म यानी ग्लूकोज के फॉर्म के अलावा प्रोटीन एंड फैट की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला प्रोटीन का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, क्योंकि इस पूरे पाथवे में किसकी रिक्वायरमेंट है, एंजाइम, भर के एंजाइम्स थे इसमें, तो इसीलिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटीन इज गेटिंग यूज्ड टू मेक एंजाइम। देन दूसरा फैट, जब फैट ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि डाइजेशन अब सबने पढ़ा है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कहीं भी, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, अगर फैट ब्रेक डाउन हो रहा है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यही फैट कंपाउंड से एक्चुअली एसिटाइल ग्रुप बनाया जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्चुअली इसी फैट मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करके बनवाया जाता है। सो यू कैन सी कि बहुत सारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे पाथवे में हो रही है। दैट्स व्हाई क्रेब्स साइकिल इज योर एम्फीबॉलिक पाथवे। आपकी बुक में भी इतना ही मेंशन्ड है और इतना ही फिलहाल समझना है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल डिटेल में देख लिया आपने, सारी चीजें देख ली हैं, एंजाइम्स देख लिए हैं, एनर्जी प्रोडक्शंस देख ली। सो दैट इज रिलेटेड टू एम्फीबॉलिक। मीनिंग समझ में आया सबको? मीनिंग क्या है इसका? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है, दैट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट होता क्या है, दिस इज अ रेशियो जो निकाला गया है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल या मेन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, अगर इनमें से इनका ऑक्सीडेशन हो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन में इनका पार्टिसिपेशन हो, तब उनका रेशियो कितना होगा। सो रेशियो जो है, RQ का रेशियो जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, क्योंकि एट द एंड ये पूरे ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 का इवोल्यूशन इज द मेन पार्ट। दूसरा वॉल्यूम ऑफ O2 कंजम्पशन, कितना कंज्यूम हुआ। तो CO2 और O2 के नेट वॉल्यूम को, उसके रेशियो को ही रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, आइडियली हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ग्लूकोज डायरेक्टली जो कहां से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ग्लूकोज, अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलेगा तो उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट इज समवेयर अराउंड 1, ऑलमोस्ट इक्वल। अब 1 हो गया, इट मींस जितना CO2 इवॉल्व होगा उतना ही O2 कंज्यूम होगा। ये 1/1 रेशियो है इनका। बट अगर मैं फैट के बारे में बात कर रही हूं, अगर फैट से ग्लूकोज बन रहा है, अगर फैट से ग्लूकोज बन रहा है, तो जो RQ होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 की बात कर रही हूं, इट मींस जो CO2 इवॉल्व होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस और O2 कंजम्पशन ज्यादा होगा, राइट, है ना। तभी रेशियो जो होगा इट विल बी लेस देन 1, पॉइंट्स में आएगा। सिमिलरली प्रोटीन का जो केस है, अगर ऐसा हो रहा है प्रोटीन के केस में, तो इसके केस में भी क्या होगा, जो RQ होगा समवेयर अराउंड, इसका डिफाइंड है
ऑलमोस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, बट स्टिल जो उसकी वैल्यू होती है समवेयर अराउंड 0.9, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया है। वैसे अगर स्टेटमेंट में ऐसा लिखे, वैल्यू ना दे, बट ऐसा बोले कि सिमिलर और क्लोज टू कार्बोहाइड्रेट आर क्यू, देन इट इज गोइंग टू बी राइट स्टेटमेंट। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में वैल्यूज मेंशन करके रखी हुई हैं, दीज आर द वैल्यूज जो मैंने यहाँ लिखे। सो 0.9 अगर किसी भी ऑप्शन में है तो वही आपको राइट टिक करना है। सो दैट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी क्वोशंट। अब ये जो Ma'am, रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, यस, ma'am, can you please show the previous slide once? okay, let me just finish this. I will show later. Just let me finish this. Okay, so जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, नॉट ओनली इन प्लांट्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में यूज किया जाता है। मींस सब में ये वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है। नाउ योर होमवर्क, एवरीवन्स होमवर्क, अभी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, अभी आपको अपने लेवल पे पढ़ना है और समझना है। अभी मुझे एक डायग्राम आपको शो करना है, उसके बाद आपको ये चैप्टर एक बार खुद से रीड करना, देन कम टू मी अगर कोई डाउट है तो। अब आपका होमवर्क है रेस्पिरेटरी क्वोशंट ह्यूमंस में एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, क्या यही रेशियो है, यही वैल्यू है या नहीं है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। कर लोगे इतना? Yes, ओके, दैट इज योर Yes, होमवर्क। yes. अभी बस इतना ही होमवर्क दे रही हूँ। ओके, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन समझ में आया? छोटा सा पॉइंट है बस, सिर्फ अबाउट रेशियो, दैट्स इट। एनी डाउट स्टिल हियर? No. ओके, चलो, आई एम शोइंग द प्रीवियस वन। Okay, done. The slide. Okay, I will show now the main complex. Okay, सबको slide दिख रही है? Means new screen दिख रहा है? Yes. ओके, ये Yes, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपकी बुक में भी है, ये बुक का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अबाउट ऑल द कॉम्प्लेक्सेस। सो कॉम्प्लेक्स 1 to 4 यहाँ पे मेंशन्ड है। अब ये जो 1 to 4 है, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यानी एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है। और साथ ही साथ ये भी देखना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज द मैट्रिक्स एंड इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो हमने ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हो रहा है। मेन क्या है, आयरन एंड सल्फर बेस्ड प्रोटीन जिनका काम है इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाना। देन साइटोक्रोम क्यू का बेसिकली क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, उसका काम है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। देन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट, इसमें एफएमएन एक्चुअली है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। राइट डाउन एवरीवन, क्योंकि आपके बुक में शॉर्ट फॉर्म है तो लॉन्ग फॉर्म जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता हो, भले ही वो डिस्क्रिप्शन में नहीं देंगे बट पूछेंगे जरूर। सो एफएमएन है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में हाईलाइट कर रही हूँ इस वर्ड को, ये जो यूबिक्विनॉन
या यूबिक्विनॉल अगर आप कहीं देख रहे हो, ये और कुछ नहीं आपका साइटोक्रोम सॉरी कोएंजाइम क्यू है। जो कोएंजाइम क्यू हम बोल रहे थे ये वही है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर, यूबिक्विनॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है। और मोस्टली कहां पर लेकर गया है वो, सब कुछ साइटोक्रोम सी तक लेकर गया, विच वॉज इन कॉम्प्लेक्स 3, जो आपने ध्यान से वहां पे उस समय हमने देखा। देन अब साइटोक्रोम सी से रिसीव करके बीच में हमने क्या बोला था, कॉपर बेस्ड 2 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, सो कॉपर बेस्ड सेंटर्स, एंड उसको असिस्ट कौन करते हैं, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। सो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड फाइनली एटीपी सिंथेस, तो अगर 2 H+ आयन आ रहे हैं तो कितने एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। अंडरस्टूड। और ये पूरे के पूरे इसमें देख लो, यहाँ पे बॉटम में बहुत ध्यान दो, यहाँ पे प्लस एंड माइनस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दैट प्लस एंड माइनस और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होने की वजह से ये क्या हो गया, ये रेस्पिरेशन का केमी ऑस्मोटिक पाथवे। Okay, so this electron system is nothing but also chemiosmotic pathway of respiration, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ये डायग्राम आपको एक बार रीड करवाना था कि एग्जैक्टली क्या है। अब आपका काम क्या है, लेफ्ट साइड जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको एक बार मैच करना है। सो यू हैव टू रीड इट। एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हाईलाइट करवा दूं, यहाँ पे लिखा है एटीपी सिंथेस को कॉम्प्लेक्स 5 इन्होंने रेफर किया, दिस लाइन आई एम हाईलाइटिंग इट। सो एटीपी सिंथेस को कॉम्प्लेक्स 5 इन्होंने कहा है, यानी मेन जो वर्किंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले जो मेन वर्किंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फर्स्ट 4 ही हैं। उसके बाद जाके कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो एटीपी सिंथेस, जहां पे F0 एंड F1 का इन्वॉल्वमेंट है। अभी F0 और F1 कैसे होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, सो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर ही सब कुछ हो रहा है, वहां पे F0 एंड F1, और ये एटीपी बन के बाहर लेकर जाना है ना, तो वो सारी चीजें, वो प्रोसेस बाहर के साइड होगा। सो हेड पार्ट जो है दैट इज द मेन एक्टिवेशन सेंटर, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करवाएगा। अंडरस्टूड? ये डायग्राम समझ में आया सबको? समीक्षा, पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, तभी वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा, डाई से ट्राई हुए। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टुडेज सेशन, क्या क्या हमने पढ़ा? Yes or no? Any doubt? Still any doubt? ओके, जिन लोगों को समझ में आया, उसके बाद अभी क्या करना है, आपको रीड करना है हर चीज। रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज, नेक्स्ट क्लास में एवरीवन ब्रिंग योर डाउट्स। अभी नेक्स्ट क्लास क्या है, फोटोसिंथेसिस का मैंने सिर्फ आई थिंक हर क्लास में छोटा छोटा क्विज लिया है, अभी तक हमने डिटेल क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं किए हैं। ओके, और रेस्पिरेशन भी अभी कंप्लीट हो गया। तो पूरे के पूरे जितने भी बैचेस हैं हर जगह के, अब आप लोगों को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस रिवाइज करो, उससे कनेक्टेड अब रेस्पिरेशन है तो वो रिवाइज करो, आपके डाउट्स लेकर आओ कि एग्जैक्टली कोई कॉन्सेप्ट में, किसी पाथवे में, किसी बायोकेमिकल के नेमिंग और एक्सप्लेनेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो उस पर फोकस करो और वो लेकर आओ। अगर नहीं है कोई भी डाउट तो नेक्स्ट क्लास में मेरे पास अब दोनों चैप्टर का मिला के कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो जैसे हम सिमिलरली, अगर ये नॉर्मल ऑफलाइन क्लास होती तो मैं वो क्वेश्चंस का सेट लेकर आती और आपको टेस्ट लेने को बोलती कि आप एक बार टेस्ट दो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। बट
अगेन अब यहाँ पे ऑनलाइन ही होने वाला है ये वीक एटलीस्ट, तो मैं प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल पीपीटी जैसा मैं हमेशा लेकर आती हूँ वैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, समवेयर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस, दोनों चैप्टर को इंक्लूडेड, एंड कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। मैं पहले ही कह रही हूँ क्वेश्चन का लेवल टफ होगा, यू ऑल हैव टू आंसर एंड पार्टिसिपेट। अब जो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट उनका नुकसान ये होगा कि फ्यूचर में कभी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, आप ऑनलाइन सेशन में बच जाओगे बट बाकी फ्यूचर आपका पूरा का पूरा हैम्पर हो जाएगा। सो ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। कर लेंगे इतना, और सैटरडे तक का टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है ना? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट टिल देन, अगर इन बिटवीन भी कोई डाउट आता है यू कैन मैसेज मी एज यूजुअल, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट, योर क्वेश्चंस और फोटो वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसके एक्सप्लेनेशन लेकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। मैम इसके बाद की स्लाइड दिखा दो ना एक बार। ओके, दिस वन। यस मैम, डन मैम। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank